सुप्रभात। आज सुबह की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि शिक्षा में देश को सफल बनाने और देश की किस्मत बदलने की ताकत है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी के भारत को बदलने में शिक्षा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री मोदी कल दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम में अखिल भारतीय शिक्षा समागम के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। विपक्षी गठबंधन इंडिया के संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने कल मणिपुर का दौरा किया और 3 महीने बाद भी शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने में विफल रहने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीखी आलोचना की। 21 संसद सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल के साथ मणिपुर पहुंचे कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि प्रधानमंत्री को सभी समुदायों को शामिल करके शांति बहाल करने के लिए मणिपुर में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री न केवल मणिपुर का दौरा करने से बच रहे हैं, बल्कि मणिपुर मुद्दे पर सदन में बयान देने की सभी पक्षी लोगों की लगातार मांग को भी खारिज कर रहे हैं। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक लोक शिकायत पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो स्वयं भी एक राष्ट्रीय स्तर पर जाने वाले चिकित्सक और मधुमेह विशेषज्ञ हैं, ने कल नई दिल्ली में कहा कि टाइप 2 मधुमेह, डायबिटीज मेलिटस और कई अन्य जीवन शैली संबंधी विकारों को नियंत्रित करने के साथ साथ स्तन कैंसर सहित कई प्रकार के कैंसर को ठीक करने के लिए उनका शीघ्र पता लगाना महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि शीघ्र निदान और देश में उपलब्ध सफल उपचारों तक आसान पहुंच होने के साथ भारत प्रारंभिक चरण में ही स्तन कैंसर पर विजय पा सकता है। अरुणाचल प्रदेश के सियांग क्षेत्र में पासीघाट और पेंगिन के बीच राजमार्ग सहित कई जगहों पर चट्टानों में खिसकने के साथ भूस्खलन की खबरें हैं। कल से ही इस मार्ग पर संपर्क बाधित है। सियांग जिला प्रशासन ने पासीघाट पेंगिन राजमार्ग पर यातायात न करने का परामर्श जारी किया है। मौसम विभाग ने पूर्वी सियांग जिले और दिबांग घाटी के लिए आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। चीन के चेंगडू में विश्व यूनिवर्सिटी गेम्स के पहले दिन भारत ने 3 स्वर्ण पदक जीते। भारत के 227 सदस्यीय दल का नेतृत्व स्टार बाधा दौड़ खिलाड़ी ज्योति याराजी और ओलंपियन निशानेबाज मनु भाकर कर रही है। भारत अब तक 3 स्वर्ण और 1 कांस्य सहित 4 पदक जीत चुका है और पदक तालिका में चौथे स्थान पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 103वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। कल पूरे देश में धार्मिक आस्था और श्रद्धा के साथ आशुरा मुहर्रम मनाया गया। यह दिन पैगंबर मोहम्मद साहब की नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों के बलिदान दिवस को चिन्हित करता है, जिन्होंने करबला में सत्य, धर्म और न्याय को कायम रखने के लिए अपना बलिदान दिया। इस दिन ताजिया जुलूस भी निकाला जाता है। मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 4-5 दिनों के दौरान पूर्व, उत्तर पूर्व और पूर्वी मध्य भारत में भारी से बहुत भारी वर्षा जारी रहने का अनुमान लगाया है। पूर्वानुमान में मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि उत्तर पश्चिम भारत में 2 अगस्त को हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश होगी। अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना भी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कल पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के नामों की घोषणा की। इसमें चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ और राजस्थान से 2 पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और वसुंधरा राजे को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले में कल एक पटाखा गोदाम में विस्फोट के बाद 9 लोगों की मौत होने जबकि 11 अन्य के घायल होने की खबर है। विस्फोट में गोदाम के मालिक समेत उनकी पत्नी और 2 बच्चों की भी मौत होने की खबर है। बड़ी खबर की करीब 3 महीने से जातीय संघर्ष की आग से जूझ रहे मणिपुर का जायजा लेने के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया का एक प्रतिनिधिमंडल आज मणिपुर पहुंचा, जिसको लेकर बीजेपी मुश्किल में दिखाई दे रही है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। 3 महीने से मणिपुर के हालात शांत होते नहीं दिखाई दे रहे हैं। मणिपुर को लेकर पूरे देश में चिंता दिख रही है। संसद गर्म है। सांसद पीएम मोदी के बयान की मांग कर रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी संसद में ही नहीं आ रहे हैं। पीएम संसद नहीं आए तो इंडिया गठबंधन के नेता मणिपुर पहुंचे। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के 21 सांसद 2 दिवसीय दौरे पर इम्फाल पहुंचे और यहां से हेलीकॉप्टर से चूड़ाचांदपुर गए। मौके पर केवल एक हेलीकॉप्टर मौजूद था, इसलिए प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को 2 टीमों में बांटा गया और हेलीकॉप्टर ने उन्हें पहुंचाने के लिए 2 फेरे लगाए। इंडिया गठबंधन के सांसदों के डेलीगेशन ने चूड़ाचांदपुर जिले में एक राहत शिविर का दौरा किया है। राहत शिविरों में रह रहे लोगों से बात की, उनकी तकलीफें समझी और उन्हें हिम्मत दी। इसके वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए हैं। इस दौरान कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि इन लोगों का चेहरा देखकर पता चलता है कि ये डरे हुए हैं। इन लोगों को सरकार पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। इन्हें पता है कि सरकार हमारी कोई मदद नहीं करेगी।
बहुत मुश्किल स्थिति पैदा हो चुकी है। अधीर ने कहा कि हम मणिपुर में शांति बहाल करने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। हम सभी मणिपुर के साथ खड़े हैं। टीएमसी सांसद सुष्मिता देव ने कहा कि लोग परेशान हैं और सोच रहे हैं कि हम घर कब जाएंगे। केंद्र सरकार को एक प्रतिनिधिमंडल भेजना चाहिए था। हमने मांग की थी लेकिन उन्होंने मना कर दिया, इसलिए इंडिया गठबंधन का एक डेलीगेशन यहाँ आया है। आपको बता दें कि मणिपुर में बीते 3 मई को आरक्षण की मांग पर मैतेई और कुकी समुदाय के बीच टकराव हो गया था, जिसमें अब तक 150 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। विपक्षी दल रविवार को मणिपुर की राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी का कहना है, राज्यपाल से हमारी कई मांगे हैं। हम सर्वे कराना चाहते हैं और कोई भी फैसला लेने से पहले खुद भी बैठक करेंगे। इस बीच राज्य की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भी विपक्षी नेताओं से राज्य में शांति बहाली में योगदान देने का आग्रह किया है। इंडिया गठबंधन के मणिपुर दौरे से बीजेपी डरी हुई है। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 ने भी बीजेपी को डरा दिया है। इस बार यात्रा गुजरात के पोरबंदर से शुरू होगी और त्रिपुरा के अगरतला तक जाएगी। वहीं यात्रा का अहम हिस्सा राजस्थान में बीतेगा। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और इंडिया गठबंधन के मुख्य चेहरे राहुल गांधी जल्द अपनी भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 शुरू करने वाले हैं। 15 अगस्त या 2 अक्टूबर से यात्रा शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। इसी के साथ राहुल यात्रा गुजरात के पोरबंदर से शुरू करेंगे। खास बात यह है कि इस बार भी यात्रा राजस्थान से होकर निकलेगी। यात्रा का रूट पहले से ही तय है। दक्षिण जिलों से इसे निकालने की तैयारियां चल रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अवकाश सहित रोजाना करीब 23 से 25 किलोमीटर तक पैदल चलने का रूट तय रहता है। ऐसे में पोरबंदर से करीब 600 किलोमीटर दूर राजस्थान का बॉर्डर है। यात्रा जब भी शुरू होगी तो उसके बाद राजस्थान में पहुंचने में करीब 20 से 25 दिनों का समय लगेगा। अगर राहुल गांधी 15 अगस्त से यात्रा शुरू करते हैं तो संभावना है कि वो 10 सितंबर के आसपास राजस्थान में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं चुनावी माहौल को देखते हुए राहुल गांधी आदिवासी वोटर्स को साधने का प्रयास भी करेंगे और उनका ये दौरा राजस्थान की 10 लोकसभा और 60 के करीब विधानसभा क्षेत्रों पर फोकस करते हुए फाइनल किया जाएगा। इस बार राजस्थान के दक्षिणी जिलों को रूट मैप में शामिल किया जा सकता है। भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 अहमदाबाद से गोधरा दाहोद के रास्ते से राजस्थान में एंटर होगी और बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ होते हुए मध्य प्रदेश में नीमच, मंदसौर के माध्यम से प्रवेश करेगी। वहीं इनमें दक्षिणी राजस्थान के सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, झालवाड़, बारां आदि को शामिल किए जाने की संभावना है। पूरी यात्रा का रूट करीब 3400 से 3600 किलोमीटर लंबा होगा। राजस्थान में ये कम से कम 3 से 4 जिलों के करीब 300 किलोमीटर का एरिया कवर करेगी। भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 का फायदा गहलोत सरकार को होना तय है। वहीं राजस्थान में चुनावी बिसात बीत चुकी है। पीएम मोदी के राजस्थान में बढ़ते दौरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि राज्य में बीजेपी की हालत खराब है। सत्ता में वापसी के लिए गहलोत सरकार ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। वहीं बीजेपी की घेराबंदी के लिए राहुल गांधी भी राजस्थान में एंट्री करने वाले हैं। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। राजस्थान में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस हर क्षेत्र में वोटरों को रिझाने की जुगत लगा रहे हैं। बीजेपी की बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत केंद्रीय नेताओं ने प्रदेश का दौरा शुरू कर दिया है। वहीं अब कांग्रेस में भी केंद्रीय नेताओं की एंट्री होने वाली है। 9 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस पर राहुल गांधी कांग्रेस के चुनाव अभियान का शंखनाद करने राजस्थान आ रहे हैं। राहुल गांधी के साथ में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी आएंगे। बड़ी बात यह है कि ये सभा 4 राज्यों के आदिवासियों के सबसे बड़े आस्था के केंद्र मानगढ़ धाम में होगी। इस प्रस्तावित दौरे को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। राहुल गांधी की सभा में भारी भीड़ जुटने की संभावना है। राजस्थान की राजनीति में हमेशा से ही 28 विधानसभा सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों की नजर रहती है। ये सीटें हैं राजस्थान के मेवाड़ की, क्योंकि माना जाता है कि यहीं से राज्य की जीत हार तय होती है। ऐसे में राहुल गांधी का दौरा भी इन्हीं 28 सीटों को लेकर समझा जा रहा है, क्योंकि इन 28 में से 16 सीटों पर आदिवासियों का सीधा वर्चस्व है। ये सीटें आरक्षित हैं। आपको बता दें कि मानगढ़ धाम में पीएम मोदी भी सभा कर चुके हैं। मानगढ़ धाम राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों के आदिवासियों का सबसे बड़े आस्था का केंद्र है। राजस्थान के साथ ही मध्य प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में चर्चा है कि राहुल गांधी इस दौरे से राजस्थान के आदिवासियों के साथ साथ मध्य प्रदेश के आदिवासियों को भी साधने की कोशिश करेंगे। ये भी चर्चा है कि कांग्रेस आदिवासी क्षेत्र में पिछले चुनावों में उभर कर सामने आई भारतीय ट्राइबल पार्टी को भी साधने की कोशिश करेगी। यानी राजस्थान में राहुल गांधी एक तीर से कई निशाने लगाने वाले हैं। 2024 को लेकर राहुल गांधी की तैयारी से बीजेपी परेशान है। वहीं राजस्थान में भी बीजेपी परेशान है। जेपी नड्डा आज राजस्थान पहुंचे, लेकिन राजस्थान दौरे से पहले नड्डा ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया। नड्डा की टीम में वसुंधरा राजे सिंधिया को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्या राजस्थान बीजेपी में वसुंधरा का दौर बीत चुका है? आखिर क्या है वसुंधरा को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने के मायने? देखते हैं ये रिपोर्ट। वसुंधरा राजे सिंधिया जेपी नड्डा की पहली टीम में भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थी।
और इस बार भी उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद ही दिया गया है। लेकिन इस बार इस पद के अलग ही सियासी मायने निकाले जा रही हैं, क्योंकि वसुंधरा कैंप भी राज्य को मिले उपाध्यक्ष पद को उनका कद घटने के तौर पर देख रहा है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव करीब है। अगर राज्य को बीजेपी की केंद्रीय टीम में जगह नहीं दी जाती है तो इसके सीधे सीधे संकेत मिलते हैं कि पार्टी उन्हें राजस्थान में बड़ी जिम्मेदारी देगी। वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर ऐसी किसी भी संभावना को समाप्त कर दिया गया है। संकेत दिया जा रहा है कि बीजेपी अब वसुंधरा को राजस्थान से बाहर करने की तैयारी कर रही है। अब तक वसुंधरा विरोधी खेमा दावा कर रहा था कि राज्य में विधानसभा चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर बीजेपी लड़ेगी, और अब वसुंधरा को बीजेपी की केंद्रीय टीम में जगह देकर ये साफ कर दिया गया है कि पार्टी वसुंधरा को राज्य की राजनीति की जगह केंद्र की राजनीति में देख रही है। ऐसे में पार्टी का उपाध्यक्ष पद वसुंधरा को बड़ा झटका माना जा रहा है। इसके साथ ही इस बार बीजेपी चुनाव से पहले 3 यात्राएं शुरू करने की तैयारी में है। हालांकि हर यात्रा की जिम्मेदारी अलग अलग नेता को दी जाती थी, जबकि इससे पहले पिछले 20 साल में चुनाव साल के दौरान राजस्थान में सिर्फ एक यात्रा निकाली जा रही थी और जिसका नेतृत्व वसुंधरा राजे के हाथों में होता है। लेकिन इस बार बीजेपी हाईकमान ने वसुंधरा को यात्रा निकालने की इजाजत नहीं दी थी। यानी पिछले कुछ समय से वसुंधरा को लगातार झटके मिल रहे हैं। वो राज्य की राजनीति में कोई पद नहीं चाहती हैं, लेकिन पार्टी हाईकमान इसके लिए तैयार नहीं दिख रहा है। ऐसे में राजस्थान बीजेपी में बड़ा सवाल यही है कि मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा। वैसे अब तक जो संकेत मिल रहे हैं उसमें साफ है कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे पर ही लड़ेगा, और चुनावों के बाद अगर राजस्थान में सरकार बनी तो हाईकमान तय करेगा कि किसे सीएम पद दिया जाए। वसुंधरा राजे को दी गई इस जिम्मेदारी से राजस्थान के सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हैं। चर्चाएं तो नई शिक्षा नीति को लेकर भी हो रही हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के 3 साल पूरा होने पर पीएम मोदी दिल्ली के प्रगति मैदान पहुंचे। 2 दिन तक चलने वाला ये कार्यक्रम भारत मंडप में आयोजित किया जा रहा है, जिसका इनॉग्रेशन मोदी ने 26 जुलाई को किया था। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। पीएम मोदी ने आज दिल्ली स्थित प्रगति मैदान के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र परिसर IECC यानी भारत मंडप में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने पीएम श्री योजना के तहत स्कूलों के लिए धनराशि की पहली किस्त भी जारी की। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत मंडप में पहला कार्यक्रम शिक्षा का हो रहा है। ये बेहद खुशी की बात है। ये शिक्षा ही है जिसमें देश को सफल बनाने और देश का भाग्य बनाने की सर्वाधिक ताकत है। आज 21वीं सदी का भारत जिन लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ा है उनमें हमारी शिक्षा व्यवस्था का भी बहुत ज्यादा महत्व है। आप सभी इस व्यवस्था के प्रतिनिधि हैं, ध्वजवाहक हैं, इसलिए अखिल भारतीय शिक्षा समागम का हिस्सा बनना मेरे लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है। विद्या के लिए विमर्श जरूरी होता है, शिक्षा के लिए संवाद जरूरी होता है। मुझे खुशी है कि अखिल भारतीय शिक्षा समागम के इस सत्र के जरिए हम विमर्श और विचार की अपनी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। इससे पहले ऐसा आयोजन काशी के नवनिर्मित रुद्राक्ष सभागृह में हुआ था। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि अब शिक्षा क्षेत्रीय भाषाओं में दी जानी चाहिए, इसलिए पुस्तकें 22 भारतीय भाषाओं में भी होंगी। इसका एक और लाभ देश को होगा। हालांकि पीएम मोदी ऐसी जगह पर राजनीति करना नहीं भूले और बयान देते हुए कहा कि भाषा की राजनीति करके अपनी नफरत की दुकान चलाने वालों का भी शटर डाउन हो जाएगा। मोदी की इस कार्यक्रम को चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी कांग्रेस तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस समेत तमाम दलों ने बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए इंडिया गठबंधन बनाया, जिससे बीजेपी की परेशानियां बढ़ गई हैं। तो वहीं बीजेपी के सहयोगी दल एनडीए से एक एक कर अलग हो रहे हैं। इस कड़ी में अपना दल एस की अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बीजेपी की परेशानी को बढ़ा दिया है। 2024 में होने वाले चुनाव को लेकर कांग्रेस एनडीए की बैठक के बाद सहयोगी दलों में सीटों को लेकर मंथन शुरू हो गया है। किसके कोटे में कितनी सीटें आएंगी ये तो तय नहीं है, पर सहयोगी दलों ने अपने लिए सही सीटों की तलाश भी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी 2019 के मुकाबले 2024 में बीजेपी से अपने दल के लिए यूपी से ज्यादा सीटों की मांग कर दी है, जिससे एनडीए में फूट पड़ती नजर आ रही है। दरअसल यूपी में पार्टी के पास 2 लोकसभा सांसद, 12 विधायक और 1 एमएलसी है, और अनुप्रिया पटेल खुद मिर्जापुर से सांसद है, जबकि रॉबर्टगंज से पकौड़ी लाल कोल है। बता दें, लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 में पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा। वहीं 2019 और 2022 के विधानसभा चुनाव में अपना दल एस को मजबूत होते देखा गया। इसी वजह से उनके राज्य स्तरीय राजनीतिक दल का दावा मजबूत हुआ है। हालांकि अनुप्रिया पटेल ने चुनाव आयोग के फैसले को पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा बताया था। बहरहाल, ये तो अपना दल एस की उपलब्धियां हैं। तो वहीं अनुप्रिया पटेल के एनडीए से यूपी में 2 सीट की जगह 5 सीट की डिमांड रखने से बीजेपी के लिए अच्छे संकेत के तौर पर नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि जहां विपक्ष इंडिया गठबंधन से मजबूत हो गया है, तो वहीं एनडीए इंडिया के आगे कमजोर होती जा रही है। और बुलेटिन के आखिर में बात ईडी डायरेक्टर की। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बावजूद ईडी के निदेशक संजय मिश्रा को मोदी सरकार का साथ मिला। संजय मिश्रा के एक्सटेंशन ने मोदी सरकार को सवालों में ला दिया है। संजय मिश्रा के साथ अब मोदी सरकार के 4 पावरफुल अधिकारियों को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं।
क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा का कार्यकाल 15 सितंबर तक बढ़ाने के बाद से मोदी सरकार पर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। संजय मिश्रा के लिए मोदी सरकार के कोर्ट जाने पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। झा ने कहा कि ये 1.5 महीने का वक्त सुप्रीम कोर्ट से इसलिए लिया गया है कि कुछ और राज्यों में राजनीतिक अस्थिरता पैदा की जा सके। झा ने आगे कहा कि सरकार परंपराओं का कत्ल कर रही है। मौजूदा वक्त में विपक्ष के कई बड़े नेताओं पर ईडी का केस दर्ज है। इनमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अभिषेक बैनर्जी, तेजस्वी यादव के नाम शामिल हैं। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि संजय मिश्रा का सेवा विस्तार क्यों किया गया है, क्योंकि इंडिया गठबंधन मोदी सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। वैसे संजय मिश्रा की तरह 4 टॉप पावरफुल ब्यूरोक्रेट्स और जिन पर मोदी सरकार काफी मेहरबान है, इनमें पहला नाम है अजय कुमार भल्ला का। भल्ला केंद्रीय गृह सचिव है, जिन्हें अब तक 2 बार सेवा विस्तार मिल चुका है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने की रणनीति में भल्ला ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरे अधिकारी हैं राजीव गोवा, ये भारत सरकार के कैबिनेट सचिव हैं, जो सेवा विस्तार पर ही चल रहे हैं। कैबिनेट सचिव गोवा प्रधानमंत्री और मंत्रियों के बीच कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। उन्हीं के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का ड्राफ्ट तैयार किया गया था। तीसरे नंबर पर हैं पीएम मोदी के सलाहकार अमित खरे, जिनकी गिनती भी पावरफुल ब्यूरोक्रेट्स में होती है। चाईबासा के डीएम रहते हुए उन्होंने चारा घोटाले का खुलासा किया था, जिसमें 2 पूर्व मुख्यमंत्री भी आरोपी बनाए गए थे। नई शिक्षा नीति 2020 और आईटी रूल्स 2021 के प्रावधानों को बनाने में भूमिका के लिए भी अमित खरे चर्चा में रहे हैं। और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव प्रमोद कुमार मिश्रा उर्फ पीके मिश्रा की गिनती सरकार में टॉप ब्यूरोक्रेट्स में होती है। इन लोगों को भी सेवा विस्तार के साथ साथ मोदी सरकार में अहम पद